हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। मेरा नाम आशीष कपलेश और आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन डीपीपी 3 की। देखिए भाई, कहानी डीपीपीस की चल रही है, क्वेश्चंस लगातार किए जा रहे हैं और आज फिर से मैं आया हूं क्वेश्चंस लेके, कुछ अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, जिससे कि आपके जो ये कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर को लेकर वो सारे बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो भाई कहानी को शुरू करते हैं बिल्कुल पहले सवाल के साथ। और साथ साथ आप प्लीज चीजों को नोट कीजिएगा, खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा क्वेश्चंस को। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो तो भैया किसका इंतजार है, शुरू करो ये सब काम करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं कहानी को विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि दो ब्लॉक्स है जिनका मास m1 m2 है एंड दे आर कनेक्टेड बाय अ लाइट स्प्रिंग। तो यहां पे दो ब्लॉक्स हैं जिनको आपस में जोड़ दिया जाएगा एक स्प्रिंग की मदद से। तो यहां पे एक ब्लॉक है m1 और एक ब्लॉक हो जाएगा m2। दे बोथ आर कनेक्टेड विद अ स्प्रिंग। एक होगा m1 और एक होगा m2। दे आर कनेक्टेड बाय द स्प्रिंग and they are put on the horizontal frictionless table. The ratio of their acceleration after they are pulled apart and then released. आपने इन दोनों को ऐसा खींचा और छोड़ दिया। आपने दोनों को ऐसा खींचा और छोड़ दिया। जब आपने दोनों को छोड़ा तो ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी। आपने क्या किया, इसको ऐसे पकड़ के खींचा और फिर छोड़ दिया। तो जब आपने इसको खींचा था तो यहां पे स्प्रिंग इलोंगेटेड है बेटा। जब आपने इसको ऐसे खींचा था तो उस केस में जो स्प्रिंग थी हमारी वो इलोंगेटेड थी। तो जब ये स्प्रिंग इलोंगेटेड थी तो स्प्रिंग जो है अपने नेचुरल लेंथ में आना चाहती है, इसलिए एक स्प्रिंग फोर्स यहां पे लगेगा। और क्योंकि सर स्प्रिंग जो है मासलेस है तो पूरे स्प्रिंग में फोर्स तो उतना ही रहेगा, लेकिन हां अलग अलग जगहों पे डायरेक्शन कैसे है वो मैंने बना दी है। क्या स्प्रिंग फोर्स के अलावा डब्बे के ऊपर कोई और फोर्स लग रहा है? हां सर लग रहा है ना, एक mg लगेगा नीचे, पर वो वर्टिकल फोर्सेस है। देखो, एक नॉर्मल लगेगा ऊपर n1, एक लगेगा m1g नीचे की तरफ, लेकिन ये सारे क्या है, वर्टिकल फोर्सेस है। तो ये वर्टिकल फोर्सेस है तो इनको इससे कोई लेना देना नहीं है खासम खास। मोशन जो है वो हॉरिजॉन्टल वाला है बेटा। हॉरिजॉन्टल मोशन अगर होता है तो इसका वर्टिकल फोर्सेस के साथ कोई लेना देना नहीं है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये जो kx है ये m1 वाले डब्बे को एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा, मान लो a1 वाला। kx वाला जो फोर्स है वो m1 वाले डब्बे को मान लो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा a1 वाला। सर स्प्रिंग जो है वो लाइट है। लाइट मतलब कि सर चमक रही क्या? नहीं, अरे लाइट मतलब मासलेस है। और मासलेस होने की वजह से स्प्रिंग फोर्स पूरे स्प्रिंग में सेम रहता है। मासलेस होने की वजह से जो ये स्प्रिंग फोर्स है थ्रू आउट द स्प्रिंग सेम रहता है साहब। यानी कि ये जो kx था उसने m1 वाले डब्बे को एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया और यही kx जो है m2 वाले डब्बे को भी एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराएगा साहब। अभी दोनों ही kx है तो m1 a1 बराबर हो जाएगा m2 a2 के। और एक्सेलरेशन जो होगा अगर मैं उसकी बात करूं, द रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशन आफ्टर दे आर पुल्ड अपार्ट इज a1 बाय a2। अगर मैं करता हूं तो ये m2 बाय m1 बनता है साहब। अगर मैं a1 बाय a2 करता हूं तो ये m2 बाय m1 बनता है साहब। ये चीज मुझे ऑप्शन सी में नजर आती है तो मैं कहता हूं कि साहब ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा भाई। हम क्या कहेंगे कि ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। टफ था क्या ये क्वेश्चन? नहीं था ना, बहुत सिंपल है चीजें। मैं आपको यही कह रहा हूं कि चीजें बहुत आसान है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो चीजें आपकी हो जाएगी फिर। ठीक है, चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये कंप्लीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। दो ब्लॉक्स है 7 kg के और 5 kg के, दे आर कनेक्टेड बाय अ हैवी रोप। बेटा अब जो सिचुएशन आई है उसमें जो भी रस्सी आप यूज कर रहे हैं उसका भी मास होगा। तो जो रस्सी आपने यूज करी है वो बीच में आपको दिख रही है, वो रोप है जिसका मास 4 kg का है। एक अपवर्ड फोर्स लगाया जा रहा है 200 न्यूटन का, जैसा कि आपको दिख रहा है। द टेंशन एट द टॉप ऑफ द हैवी रोप। बेटा यहां पे इधर इस पॉइंट पे
टेंशन कितना होगा ये बताइए। क्या पूरे रस्सी में टेंशन सेम होगा? क्या पूरे रस्सी में टेंशन सेम होगा? ऐसा नहीं हो सकता सर, क्योंकि इस बार इसका मास है। मास होने की वजह से पूरी रस्सी में अलग अलग जगह पे अलग अलग टेंशन आएगा। मास होने की वजह से बेटा, मास होने की वजह से अलग अलग जगहों पे टेंशन अलग अलग आएगा। मास होने की वजह से अलग अलग जगहों पे टेंशन जो है वो अलग अलग आएगा। तो ऐसा है तो भैया देखो ऊपर कितना टेंशन लगेगा। तो हमने क्या किया, एफबीडी बनाया इनका। ये 7 kg का डब्बा है, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा 200 न्यूटन का, नीचे यहां पे लगेगा टेंशन T और यहां पे लगेगा 7G। रस्सी को भी एक डब्बे की तरह मान ले, रस्सी को एक डब्बे की तरह मान ले और सोच लें कि सर ये 4 kg का है, तो एक इसका खुद का वेट होगा 4G। मान लो ऊपर जो है टेंशन T लगेगा और एक नीचे लगेगा टेंशन T। अरे नहीं मानना ऐसे तो ठीक है, अब सुनो, नहीं मानना कोई बात नहीं, मत मानो। रस्सी बना लो इसकी जगह, रस्सी बना लो सब इसकी जगह। सब ऊपर लगेगा टेंशन T, नीचे लगेगा T डैश और एक इसका खुद का वेट 4G नीचे की तरफ। अभी खुश हो? अभी खुश हो? इसका खुद का वेट होगा 4G नीचे, नीचे वाले पॉइंट पे टेंशन T डैश, ऊपर वाले पॉइंट पे टेंशन T। ये 5 kg का डब्बा भी बना लिया। 5 kg वाला जो डब्बा है जहां से जुड़ा हुआ है वहां पे टेंशन आ रहा है T डैश ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ आ रहा है 5G। ओवरऑल जो मैंने देखा ये है कि साहब पूरा सिस्टम जो है ऊपर की तरफ ही जा रहा है। सो एक्सेलरेशन इसका ऊपर की तरफ, इसका एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ और इसका भी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। तो सबसे पहला टास्क होता है कि क्यों ना मैं एक बार एक्सेलरेशन निकालूं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ टी का वैल्यू चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए बाकी सब कुछ। ये टी डैश वी डैश से मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को तो सिर्फ टी का वैल्यू बता दो। देखो दो तरीके होते हैं बेटा, यहां पे अगर आप देखें तो ड्राइविंग फोर्स कौन सा है, 200 न्यूटन का। इसके अलावा और भी फोर्सेज है। देखो बेटा कुछ फोर्सेज ऐसे हैं जो अंदर के हैं, जैसे टेंशन फोर्स, टी डैश, ये सब इंटरनल फोर्सेज है। तो अगर आप वैसे नहीं सोच पाते कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, यहां पे देखो 3 फोर्स है। हाँ सर 3 फोर्स है। तो जो टोटल फोर्स आएगा, नेट फोर्स जिसे कहते हैं, वो हो जाएगा 7 इंटू ए। टोटल फोर्स में हो जाएगा बेटा 200 माइनस का टेंशन माइनस का 70 इज इक्वल्स टू 7A। बेटा जी का वैल्यू 10 लेना है अपने को, है ना, तो जी का वैल्यू 10 लेते हैं 70 हो जाता है ये। तो ये कितना बन जाएगा 200 माइनस का टी, या टी का वैल्यू चाहो तो यहां से निकल सकता है 200 माइनस 70 माइनस का 7A। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इस वाले डब्बे के लिए बात करते हैं, टी डैश माइनस का 5G, टी डैश माइनस का 5G। अच्छा 4G भी लगेगा क्या इस पे कुछ? साहब ये 4G जो वेट है वो इसके ऊपर लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा सर। क्या यहां पे ऐसे 4G लगाना चाहिए मुझे फोर्स? सोचो, ये रस्सी है, रस्सी का वेट है 4G, क्या वो भी लगेगा? बोलो ना, अरे बोलो ना, क्यों भाई? तो 5 kg वाले पे एक 4G का फोर्स एक और लग गया और टेंशन हो गया टी डैश माइनस का 5G माइनस का 4G इज इक्वल्स टू 5A। टी डैश माइनस का 50 माइनस का 40 इज इक्वल्स टू 5A। टी डैश इज इक्वल्स टू 90 प्लस का 5A। चलिए भाई यहां पे इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब इस चेन को सॉल्व करते हैं, अगले पेज पे कर लेते हैं काम। चेन को सॉल्व करना है, अगले पेज पे सॉल्व कर लेते बेटा। चेन की बात करें साहब, ऊपर लग रहा है टेंशन, नीचे लग रहा है टी डैश और 4G, तो ये हो जाएगा टेंशन माइनस का टी डैश माइनस का 4G सॉरी 4A।
देखो टेंशन ऊपर, टी डैश नीचे, 4G नीचे और एक्सेलरेशन भी ऊपर, ठीक है। टी का वैल्यू यहां से रख रहा हूं 200 माइनस का 70 माइनस का 7a, 200 माइनस का 70 माइनस का 7a माइनस टी डैश की जगह पे मैं लिखने जा रहा हूं 90 प्लस का 5a प्लस का 5a माइनस का 4G इज इक्वल्स टू 4a। बेटा ये कितना हो जाएगा 130 माइनस 7a माइनस का 90 माइनस का 5a माइनस का 40 इज इक्वल्स टू 4a। बेटा ये जो 7a है, ये जो 5a है, इन सबको उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 130 माइनस 90 माइनस का 40 इज इक्वल्स टू 4a प्लस 5a प्लस 7a। कितना हो जाएगा बेटा ये 9 10 11 12 13, हाँ ये तो 130 माइनस 130 हो रहा है सर। पिक्चर खराब हो गई अपनी, कुछ तो गड़बड़ कर दी हम लोगों ने, कुछ तो गड़बड़ कर दी है शायद हम लोगों ने। क्या गड़बड़ की? हमने गड़बड़ जो की है ये सब हटा दो, इधर आओ फिर से। हमने क्या गड़बड़ कर दी है? हमने गड़बड़ की है सर इधर की तरफ। ये चेन है, डब्बा थोड़ी है जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, है ना। तो मैं यही पूछ रहा था आपसे, अगर ऐसी चीज होती है तो वहां पे पिक्चर खराब हो जाती है अपनी। तो ये चेन है बेटा, चेन तो सिर्फ इसको पुल कर सकती है, जो कर रही है, फोर्स थोड़ी लगाई ऐसे। तो यहां पे माइनस का 4G नहीं आएगा, इसको हटा देना, तो ये 5a को पास कर देता है। तो हो जाएगा 50 प्लस 5। अब सही बनेगा। हम जो वहां पे कर रहे हैं ना वो गलत है काम बेटा। क्यों भाई? चेन है, डब्बा थोड़ी है जो इसके ऊपर बैठ जाएगा आके। चेन है, चेन ने ऑलरेडी एक फोर्स लगा के रखा है, तो क्या कितने फोर्स लगाएगा? तो ये 50 होगा बेटा। यहां पे ये जो हो जाएगी इक्वेशन 50 हो जाएगी। चेन के लिए इक्वेशन क्या बनी थी एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ये चेन की इक्वेशन बनी थी बेटा। हाँ, इसमें 90 की जगह 50, फिर यहां से चेंज करते हैं इसको बेटा। ये 130 माइनस का 7a माइनस का 50 माइनस का 5a माइनस का 40 इज इक्वल टू 4a। अब जाएगा सी। 7a 5a उधर चल जाएगा। 130 माइनस का 50 कितना होता है बेटा? ये 80 माइनस का 40 इज इक्वल्स टू 7a प्लस 5a प्लस 4a। 40 इज इक्वल्स टू बेटा कितना हो जाएगा? 5 4 9 7 17 16 16a। 10/4 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन बेटा। यहां पे पूरा सिस्टम कितने एक्सेलरेशन से जाएगा? बेटा आपको तो टी का वैल्यू चाहिए ना, तो यहां पे एक्सेलरेशन का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो आपको टी का वैल्यू मिल जाएगा यहां से। आपको तो सिर्फ टी चाहिए, सो टी था 130 माइनस का 7a। 130 माइनस का 7 इंटू एक्सेलरेशन की बात करूं, सो 10/4। सो 130 माइनस का 70/4, 4 3 12, 4 1 4 520 माइनस का 70 डिवाइड बाय 4 कितना बनेगा बेटा? ये 520 माइनस का 70, हाँ 7 5 12 होते हैं, 450 हो जाते हैं। ये बनेगा 450 डिवाइडेड बाय 4 न्यूटन। अभी ये टेंशन आ रहा है, ऑप्शन मैच करके देखते हैं, कुछ ऐसी बात बन जाए तो। ऑप्शन मैच करके देखा तो शायद 112.5 ये मैच करेगा बेटा। ऑप्शन मैच कर रहा है, 112.5 मैच कर रहा है। एक बार काट के भी देख लो, 450 को 4 से, 450 को 4 से काटा, 4 1 4, 1 4, 2 8, आ गया 112.5। ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। गलती क्या हो रही थी यहां पे कि सर चेन टोटली इसके ऊपर नहीं थी,
चेन का ये वाला पॉइंट इधर कांटेक्ट पे था, तो जो भी वेट होगा ये वाला पॉइंट लगा रहा है इसके ऊपर, उसका हमने हिसाब बना दिया था। तो इस चीज का ध्यान रखिए बेटा, इस चीज का ध्यान रखिए कि ये जो 4G लगा रहे थे ना, ये काम खराब कर देगा फिर से। बॉक्स नहीं है, अगर इसके ऊपर एक बॉक्स रखा होता तो कंप्लीटली वेट लगा रहा था वो। अगर इसके ऊपर एक बॉक्स रखा होता तो कंप्लीटली वेट लगाता वो, लेकिन यहां पे चेन है और आप ऊपर की तरफ पुल कर रहे हो, इसीलिए कहानी में वेरिएशन आए हैं यहां पे। इसलिए कहानी में क्या हुआ, वेरिएशन आया है यहां पे, ठीक है। तो ऐसी चीजों का ध्यान रखिएगा। बाकी छाप लो फटाफट से, जल्दी से नोट करो इसको। ये हो गया यहां पे, ये फाइनल आंसर 450/4 बोले तो 112.5 न्यूटन इज द राइट आंसर। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, यहां तक हो गई सारी बातें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। फिर से बोला, इन द गिवन अरेंजमेंट एन नंबर ऑफ इक्वल मासेस आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मासेस। बेटा यहां पे n नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो है n है। द टेंशन इन द nth मास, बेटा जो रस्सी सबसे आखिरी वाले डब्बे को जोड़ी है, बोले तो इसमें इस रस्सी का टेंशन कितना होगा, Tn। सर जैसा मैं सोच रहा हूं, मान लीजिए n का वैल्यू इस टाइम पे 2 हो जाएगा, n का वैल्यू थोड़ी देर के लिए 2 मान लीजिए बेटा, यानी कि 2 डब्बों की बातें हैं। तो एक डब्बा ये हो गया m मास का, एक डब्बा ये हो गया m मास का, और यहां से ये पुली से जुड़े हुए हैं, और ये डब्बा हो गया कैपिटल M मास का। देखा जाए तो ये कैपिटल mg वाला फोर्स है जो कि इस पूरे सिस्टम को नीचे लाना चाहता है। ये mg वाले फोर्स की वजह से ही कैपिटल M वाला डब्बा नीचे आता है, स्मॉल m वाला डब्बा आगे जाता है, और ये भी स्मॉल m वाला डब्बा आगे जाता है। वजह कौन है, वजह है ये कैपिटल mg फोर्स। अगर ये नहीं होता तो फिर हमारे ये बातें नहीं हो पाती। यानी कि आज की डेट में भी अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो वो हो जाएगा ड्राइविंग फोर्स mg डिवाइडेड बाय टोटल मास, कैपिटल M प्लस 2m। तो एक्सेलरेशन चाहिए होता तो ये होता बेटा, फाइनल डब्बे को खींचने वाली जो रस्सी है उसका टेंशन हो जाएगा T2। यहां पे टेंशन मैंने मान लिया T1 हो जाएगा, जो मुझे फाइंड नहीं करना, मुझे T2 फाइंड करना है। सो T2 जो होगा वो हो जाएगा M इंटू A, M इंटू कैपिटल M इंटू G डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस का 2m। बेटा अब आप एक काम कर सकते हो, ऑप्शंस में n को 2 पुट कर लीजिए, ऑप्शंस में n की जगह पे 2 पुट करके देखिए, देखिए कहां पे आंसर मैच करता है आपका। साहब अगर मैं ऑप्शन नंबर बी को देखूं तो शायद मुझे मेरा आंसर मिल रहा है। n का वैल्यू 2 पुट किया, ऑप्शन बी मैच किया, और हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। कर सकते हो भाई, ये सब करने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन ठीक है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स अगर n आ जाए तो वो कंफ्यूजन क्रिएट भी कर देता है कभी कभार। तो ऐसे कंफ्यूजन से बचने के लिए n को मैंने 2 ले लिया, और n का वैल्यू 2 पुट करते ही सॉल्व किया तो मुझे आंसर मिल गया। वैसे आप n का वैल्यू जो लेना है वो ले लीजिए, 1 2 3 4, अरे 1.5 मत लेना है प्लीज। n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ब्लॉक्स, या तो एक डब्बा होगा, या 2 डब्बे होंगे, या 3 डब्बे होंगे, है ना। 1.5 डब्बा नहीं होता है, 2.5 डब्बे नहीं होते, है ना। हाँ, तो n का जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लीजिए, इंटीजर होना चाहिए सिर्फ। सॉल्व करके आपको ऑप्शन बी मिलेगा, यही फाइनल आंसर है। चलिए भाई बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। बेटा क्वेश्चन 4 कहता है अ मैन ऑफ मास स्मॉल m, बेटा यहां पे दिख रहा है एक आदमी है, स्मॉल m मास का है, स्टैंड्स ऑन अ फ्रेम ऑफ मास कैपिटल M। ये बेटा एक फ्रेम में है जिसका खुद का मास कैपिटल M है। आदमी का मास स्मॉल m है, फ्रेम का मास कैपिटल M है। which passes over the pulley, he pulls a light rope। बेटा एक रस्सी को खींच रहा है, वो एक रस्सी को इसने पुल किया है। लाइट रोप कहने का मतलब क्या है कि रस्सी मासलेस होगी। लाइट रोप कहने का मतलब क्या होता है, इसका कहने का मतलब होता है कि वो मासलेस रस्सी है। लाइट रोप कह रहा है मतलब वो मासलेस है, और बेटा अगर ये मासलेस है तो उस केस में, अगर ये मासलेस है तो उस केस में रस्सी के मास को मत लेना। द अदर एंड ऑफ द रोप इज अटैच्ड टू द फ्रेम। हाँ सर बिल्कुल फ्रेम से अटैच्ड है। फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, हम चाहते हैं कि सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में रहे। हम चाहते हैं कि जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में रहे।
तो उसके लिए व्हाट फोर्स मस्ट द मैन एक्सर्ट्स ऑन द रोप, तो ये आदमी कितना फोर्स लगाएगा रस्सी पे। साहब डायरेक्टली रस्सी पे फोर्स लगा रहे हैं, डायरेक्टली इस रस्सी पे फोर्स लगाया जा रहा है, तो रस्सी में जो टेंशन आएगा वो भी F के बराबर होगा। यही टेंशन जाएगा इधर 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 और इस पे भी लग जाएगा बेटा। सुनना, ये अंकल ने क्या किया, ये अंकल ने रस्सी पे फोर्स लगाया। ये अंकल जो रस्सी पे फोर्स लगाते हैं वो डायरेक्टली टेंशन के बराबर हो जाता है साहब। अभी डायरेक्टली टेंशन के बराबर क्यों हुआ गया, क्योंकि देखो अगर आप रस्सी पे डायरेक्टली फोर्स लगाते हो तो एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो टेंशन है वो फोर्स के बराबर होता है। सेम रस्सी जा रही है 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 यहां पे, तो यहां पे भी वही टेंशन होगा जो यहां पे टेंशन था, यानी कि यहां का टेंशन भी F के बराबर हो जाएगा। सो हियर T is equals to F, also T is equals to small m plus capital M into G। क्यों? अरे सोचो यार, ये फ्रेम है, फ्रेम का मास कैपिटल M है, तो एक तो कैपिटल mg लगेगा नीचे। आदमी का मास स्मॉल m है, तो एक स्मॉल mg लगेगा नीचे। और ये जो टेंशन T है, ये जो टेंशन T है बेटा कहां कहां पे है? सब एक टेंशन तो ये रहा और एक टेंशन ये रहा, तो क्या दो दो टेंशन है? हाँ, एक टेंशन ये रहा एक टेंशन ये रहा, दोनों टेंशन जो है मिलके इस फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं। सो टेंशन T जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाय 2 इंटू G, और यही हमारे F के बराबर भी होते हैं मेरे बच्चे, यही हमारा F के बराबर भी होता है। तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसको? कैपिटल M प्लस स्मॉल m G डिवाइडेड बाय 2। ये कहानी है क्वेश्चन नंबर 4 की। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रही होगी। जल्दी से फटाफट से काम कर लो, छापने की प्रक्रिया को शुरू कर दीजिए बेटा। दो दो टेंशन कहां लग रहे हैं सर? अरे एक तो ये लग रहा है और एक ये लग रहा है, दोनों टेंशन ऊपर है, यहां पे भी टेंशन ऊपर यहां पे भी टेंशन ऊपर, ये मिलके इस फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जो फोर्सेस होती हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है? तो यहां पे भी ऐसा ही हुआ है। तो ये कहानी क्वेश्चन नंबर 4 की कंप्लीट हुई है। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन कहता है अ ब्लॉक ए of mass capital M in the system shown in the figure slides down the incline at a constant speed। ओहो बेटा, ऐसे छुपे हुए शब्दों से परेशान मत हो जाना कभी, ये कांस्टेंट स्पीड बोल के डराता है हमें। द सिस्टम द ब्लॉक ए स्लाइड्स डाउन एट अ कांस्टेंट स्पीड। सोचो बेटा, स्पीड अगर कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन 0, तो सिस्टम पे लगने वाला फोर्स 0। स्पीड अगर कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक 0 और बॉडी पे लगने का फोर्स भी 0। तो व्हाट इज द मास ऑफ द ब्लॉक बी? इस ब्लॉक का मास कितना होगा ये बताना है मुझे। साहब अगर हम यहां पे बात करें, इसका मास था कैपिटल M, नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा कैपिटल mg sin 30 डिग्री, ऊपर एक टेंशन T लगेगा और साथ ही साथ सर फ्रिक्शन भी लगेगा। तो एक तो मैं फ्रिक्शन की भी बात कर लेता हूं, फ्रिक्शन कितना लग रहा है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल के चेक कर लेते हैं। म्यू इंटू नॉर्मल, साहब नॉर्मल लगेगा mg cos 30 डिग्री के, म्यू की वैल्यू है 1/3 अंडर रूट ऑफ 3 इंटू mg cos 30 होता है अंडर रूट ऑफ 3/2, रूट 3 से रूट 3 खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ mg/2। सो शायद मेरे हिसाब से लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है आपके अप्लाइड फोर्स से कम है। अप्लाइड फोर्स कौन सा होता है? अरे वो फोर्स जिसकी वजह से मोशन कर सके। यहां पे ए वाला ब्लॉक इस फोर्स की वजह से मोशन कर सकता था। ए वाला जो ब्लॉक है वो mg sin 30 डिग्री की वजह से मोशन कर सकता था, mg sin 30 डिग्री की वजह से नीचे आ सकता था। लेकिन साहब मैंने देखा लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो 1/3 टाइम्स ऑफ mg/2 है, यानी कि वो f से कम है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है f का भी 1/3 है, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन
छोटा है अप्लाइड फोर्स से, बॉडी स्लाइड करेगी, बॉडी स्लाइड करेगी। ठीक है साहब, बॉडी को स्लाइड करने दीजिए। ठीक है, करने दो स्लाइड। मुझे बी वाले ब्लॉक का मास चाहिए। देखो बेटा, एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि फोर्स जो है वो 0 होगा। यानी कि यहां पे अगर मैं बात करूं तो mg sin 30 डिग्री जो है, mg sin 30 डिग्री जो है वो टेंशन प्लस फ्रिक्शन के बराबर आ रहा है साहब। उस हिसाब से mg/2 जो है वो टेंशन प्लस mg/2 का 1/3 है। तो टेंशन जो हो जाएगा mg/2 को बाहर निकालेंगे, 1 - 1/3, 1 - 1/3 हो जाएगा बेटा। यहां पे सॉल्व करने पे पिक्चर बनती है mg/3। तो टेंशन जो है mg/3 के बराबर है। टेंशन mg/3 के बराबर आ चुकी है, ये टेंशन mg/3 के बराबर आ चुकी है साहब। यही टेंशन यहां पे भी लगेगी फिर mg/3, और यहां पे डब्बे का मास लेट से स्मॉल m है, तो स्मॉल mg नीचे लग जाएगा बेटा। एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि फोर्स 0 होने की वजह से फॉर ब्लॉक बी बेटा टेंशन जो होगा वो mg के बराबर हो जाएगा। सो कैपिटल mg/3 इज इक्वल टू स्मॉल mg, g से g खत्म हो जाएगा और स्मॉल m का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, कैपिटल m/3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सॉल्व किया है इसको, स्मॉल m आ रहा है कैपिटल m/3। स्मॉल m जो आ रहा है वो आ रहा है कैपिटल m/3। ये कहानी क्वेश्चन नंबर 5 की है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस इतना सा आपको समझना पड़ेगा कि इसका कहने का तात्पर्य क्या है, मतलब मीनिंग क्या है। जब तक आप क्वेश्चन की भावनाओं को नहीं समझेंगे वो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। आपको समझना पड़ेगा कि वो कहना क्या चाहता है। सो यहां पे उसने बोला फोर्स 0 होगा, तो मैंने देखा भैया फोर्स यहां पे इतना लग रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बॉडी इधर स्लाइड करेगी नीचे की तरफ, कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड करेगी, ये ऊपर जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। यहां पे mg sin 30 डिग्री लग रहा है, यहां पे टेंशन और यहां पे फ्रिक्शन लग रहा है, तो वही सारी चीजें हमने डिफाइन करी है। कुछ नया नहीं है इसमें, कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको समझना है। फिर चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हुआ, सभी को समझ आया? ओके, तो चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। इन द गिवन फिगर द वेज इज फिक्स्ड, पुली इज फ्रिक्शनलेस एंड द स्ट्रिंग इज लाइट। सरफेस AB वाली सरफेस जो है फ्रिक्शनलेस है और AC वाला सरफेस रफ है। एक साइड का सरफेस जो है वो स्मूथ है और एक साइड का जो सरफेस है बेटा वो रफ है। इफ द ब्लॉक ऑफ मास 3m स्लाइड्स डाउन विद द फिर से कांस्टेंट वेलोसिटी दे दी सर इन्होंने, फिर से इसने कांस्टेंट वेलोसिटी दे दी है मुझे, और इस बार इन्होंने हमसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मांगा है। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मांगे हैं इस बार सर। तो कहानी कैसी रहेगी कि सर ये जो इधर वाला डब्बा है इस पे लगेगा नीचे की तरफ 3mg sin 45 डिग्री, यहां पे लगेगा टेंशन T और एक लगेगा फ्रिक्शन। तो बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी कहने का मतलब यही है। कांस्टेंट वेलोसिटी का ही है। तो भावनाओं को समझें जरा, भावनाओं को समझें जरा। कांस्टेंट वेलोसिटी का ही है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब कि सारे फोर्सेस जो है बैलेंस्ड होंगे। सो टेंशन फॉर ब्लॉक 3m, फॉर ब्लॉक ऑफ मास 3m, फॉर द ब्लॉक ऑफ मास 3m मैं अगर बात करूं तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगा है 3mg sin 45 डिग्री। सो टेंशन प्लस फ्रिक्शन बराबर हो जाएगा 3mg sin 45 डिग्री। ठीक है, हाँ ये होता है। अब यहां पे एक और ब्लॉक है मेरे पास जिसका मास m है, एक और ब्लॉक है जिसका मास m है, जिसमें नीचे लगेगा mg sin 45 डिग्री और ऊपर लगेगा टेंशन T। यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है बिकॉज इधर की सरफेस स्मूथ है। कांस्टेंट वेलोसिटी कह रहे हैं तो मैं टेंशन को mg sin 45 डिग्री के बराबर कर देता हूं।
ये टेंशन वहां पे रखूंगा जाके। सो mg sin 45 डिग्री प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू 3mg sin 45 डिग्री। सो फ्रिक्शन जो बन जाएगा वो बन जाएगा 2mg sin 45 डिग्री। क्यों बेटा? अरे ये उधर चला जाएगा, 3 - 1 2 होता है। फ्रिक्शन को कहते हैं म्यू इंटू नॉर्मल, तो म्यू इंटू 3mg cos 45 डिग्री, क्योंकि यहां पे नॉर्मल ये है और ये बराबर हो जाएगा 3mg cos 45 डिग्री के। नॉर्मल जो है वो 3mg cos 45 डिग्री के बराबर है। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा 2mg sin 45 डिग्री। क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कट सकती हैं? जैसे कि मैंने कहा सर cos 45 डिग्री sin 45 डिग्री mg। सो म्यू का जो वैल्यू बनेगा बेटा क्या हो जाएगा? 3 म्यू। ऊपर लिख दूं मैं यहां पे? चलिए ऊपर लिख देता हूं, 3 म्यू इज इक्वल्स टू 2। सो म्यू इज इक्वल्स टू 2/3। ये है हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। ऑप्शन बी नजर आ रहा होगा सभी को। यही है बेटा हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यही है बेटा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी प्रकार की नहीं आएगी। ठीक है बेटा, ठीक है भाई, पक्का ना? चलिए भाई, सो क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। और क्वेश्चन 7 कहता है कि एक ब्लॉक है जो कि स्लाइड कर रहा है डाउन एन इंक्लाइन सरफेस ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। Starting from the rest, it covers 8 meter in the first 2 seconds. बेटा, find the coefficient of kinetic friction between the two. बेटा एक ब्लॉक स्लाइड कर रहा है एक इंक्लाइन सरफेस पे जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो 30 डिग्री का है विद द हॉरिजॉन्टल। स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, बिल्कुल रेस्ट से शुरू किया था उसने, 8 मीटर कवर किया है 2 सेकेंड्स में बेटा। सो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द ब्लॉक? फिर से आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है। कर सकते हो ट्राई, एक बार ट्राई करो, मौका देता हूं तुम लोगों को, देखो क्या आंसर बनता है इसका। चलिए भाई, तो कुछ ट्राई किया, सोचा क्या हो सकता है इसमें। देखो भाई मैं क्या सोच रहा हूं कि एक इंक्लाइन सरफेस है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री का दे दिया है। एक इंक्लाइन सरफेस है जिसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो 30 डिग्री का दे रखा है विद द हॉरिजॉन्टल। स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, एक डब्बा है जो कि रेस्ट पे था पहले, एक ब्लॉक है हमारे पास, कोई भी मास हो सकता है m मास का, जो कि अभी रेस्ट पे था, और इस ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ब्लॉक रेस्ट पे है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट इट कवर्स 8 मीटर इन द फर्स्ट 2 सेकंड्स। मान लीजिए वो ब्लॉक जो है वो यहां तक आ जाता है और यहां पे आने में उसने जो कवर किया है वो 8 मीटर्स का है। यहां तक आने में जो उसने कवर किया वो 8 मीटर्स का है, और इसमें जो उसको समय लगा है वो है 2 सेकंड्स का। इसमें जो उसको समय लगा है वो है 2 सेकंड्स का बेटा। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? तो मैं पहली चीज तो ये जानना चाहता हूं कि इसके ऊपर फोर्सेस कौन से लगे होंगे। अगर वो आपसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बातें करता है तो मैं जानना चाहता हूं व्हाट आर द फोर्सेस। साहब एक तो नीचे की तरफ mg sin 30 डिग्री, ये ऊपर नॉर्मल, और एक नीचे की तरफ mg cos 30 डिग्री, और एक यहां पे लगेगा फ्रिक्शन। चलिए भाई, डब्बा नीचे आ रहा है, हां सर बिल्कुल नीचे आ रहा है। डब्बा अगर नीचे आ रहा है तो बेटा यहां पे mg sin 30 डिग्री और ये फ्रिक्शन। अच्छा ओके ओके ओके, क्या मुझे एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा इस केस में फिर? हाँ सर निकालना तो पड़ेगा। तो डब्बा अगर नीचे आ रहा है तो यहां पे जो टोटल फोर्स है या जो नेट फोर्स है वो हो जाएगा mg sin 30 डिग्री माइनस का फ्रिक्शन। mg sin 30 डिग्री माइनस का फ्रिक्शन इज द नेट फोर्स। बेटा यहां पे मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू mg sin 30 की जगह 1/2 माइनस म्यू इंटू mg cos 30 कितना होता है बेटा?
चलो बाद में बता दूंगा, क्योंकि नॉर्मल हमारा mg cos 30 के बराबर होगा और फ्रिक्शन जो होता है वो होता है म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल हमारा mg cos 30 डिग्री। ये तो पता ही है ना सभी को, बताने वाली बातें नहीं होती है यार ये चीजें, ठीक है। सारी देखो क्या क्या चीजें कर सकती है, जैसे कि मैंने कहा m से m समाप्त। सो एक्सेलरेशन जो बनता है वो बनता है g/2 माइनस का म्यू g अंडर रूट ऑफ 3/2। ये एक्सेलरेशन है बेटा, g/2 माइनस का म्यू g रूट 3/2, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो मैं एक इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकता हूं बेटा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। बेटा u वाला पार्ट 0 है तो यहां पे ये सब तो खत्म, सो s इक्वल्स टू हाफ at²। एक ही जगह पे वैल्यू पुट करनी है, अगले पेज पे सॉल्व कर सकते हैं इसको हम लोग। सो s विल बी इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन की जगह पे g/2 माइनस का म्यू g अंडर रूट ऑफ 3/2 इंटू 2 का स्क्वायर। कितना चलिए 8 इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेटा g को बाहर निकाला 10/2 माइनस का म्यू इंटू 10 इंटू रूट 3/2 इंटू 4। चलिए भाई ये 2 बाहर निकाल लीजिए तो 1/4 यहां पे भी हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 10 माइनस का 10 रूट 3 इंटू म्यू इंटू 4। सिर्फ कैलकुलेशन है, अब कैलकुलेशन भी बताऊं क्या, कैलकुलेशन तो अपनी मर्जी से भी कर सकते हो, कैसे भी तुम्हें जैसे सॉल्व करना वैसे करो। साहब देखिए क्या है, ये तो 8 हो जाएगा, 10 माइनस का 10 अंडर रूट ऑफ 3 इंटू म्यू, ये 8 उधर भेज दीजिए, 10 रूट 3 को इधर ले आइए, तो 10 अंडर रूट ऑफ 3 म्यू इज इक्वल्स टू 10 माइनस का 8। फर्दर सिंप्लीफाई करने पे 10 अंडर रूट ऑफ 3 म्यू इज इक्वल्स टू 2, सो म्यू का वैल्यू बनता है 0.2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3। ऐसा ऑप्शन अगर कोई मैच कर रहा है तो उस पर ताला लगा दो, पर अगर ऐसा ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा तो रूट 3 की वैल्यू पुट करो। फिर रूट 3 की वैल्यू वैसे तो आप 1.7 ले सकते हो, 1.73 होती है, 1.7 चलेगा। सो 2 डिवाइडेड बाय 17, लेट्स सॉल्व दिस। 17 अप्रोक्सीमेशन में 0.12 आ रहा है यार, म्यू का वैल्यू अप्रोक्सीमेशन में 0.12 आ रहा है भाई। 17 2 जा 34 होते हैं वैसे तो 17 1 जा 17 कर लो, फिर से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इस बार 10 में से 7 जाएंगे 3 और एक यहां पे बच जाएगा, 17 को 8 कर, तो अराउंड कुछ 1.17 है ना, ये जो बनेगा ये बनेगा 0.117। बेटा इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करना चाहो तो कर सकते हो, इसको 0.12 लिख सकते हो बेटा, ये आपकी इच्छा श्रद्धा है, इस पे मैं कोई रोक टोक या फिर कुछ नहीं बोलूंगा आपको। कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ऑप्शन मैच करके देखिए, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए मुझे नजर आ रहा है, तो मैं कहता हूं भैया ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए मुझे नजर आ रहा है तो ऑप्शन ए पे मैं बोलता हूं बिल्कुल यही हमारा सही जवाब हो जाएगा बेटा, 0.0117 या फिर 0.12 कह लो, तो इसके नियर बाई तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन हो गया खत्म। सो यहां पे बस यही था कि आपको जानना है कि नेट फोर्स कितना है, वहां से एक्सेलरेशन निकाल के इस इक्वेशन में जाके एक्सेलरेशन आपको पुट करना था। बस एक्सेलरेशन निकाल के इस इक्वेशन में आप इसको पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये वाला पार्ट नोट कर लो जल्दी से, फटाफट से काम हो जाना चाहिए, और ये काम हो गया हो तो यहां पे ये सारी बातें लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हुआ, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ अ मैन इन अ स्टेशनरी लिफ्ट एंड इन अ लिफ्ट एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज 3:2, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज। आदमी का जो वेट है वो कौन बताएगा, नॉर्मल से पता चलता है साहब। एक लिफ्ट जो स्टेशनरी है,
उसमें वेइंग मशीन रखी है और आदमी खड़ा है उसके ऊपर। ये लिफ्ट इस टाइम पे रेस्ट पे है, तो यहां पे इसकी जो रीडिंग आएगी मशीन की और जो आदमी का एक्चुअल वेट है वो बराबर होगा बेटा। तो यहां पे जो नॉर्मल है या जो रीडिंग है वो एक्चुअल वेट के बराबर है, जो कि mg ही होगा डेफिनेटली सर, और क्या हो सकता है वो। लेकिन अगर यही लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेट करती है तो करवा दो। यही लिफ्ट अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेट करती है तो आदमी का जो वेट आएगा ये लगेगा n2 mg नीचे एक्चुअल वेट, और ये लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। ये लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, तो यहां पे जो कहानी बनती है वो बनती है mg माइनस n2 इज इक्वल्स टू ma। सो n2 बनता है mg माइनस ma। ठीक है, चलिए बेटा, जो वेट मशीन की जो रीडिंग होगी वो नॉर्मल फोर्स के बराबर होगी। तो यहां पे जो वेट है आदमी का वो रीडिंग से पता चल रहा है मुझे n1 n2 से। तो क्वेश्चन के हिसाब से इन्होंने कहा है कि जो आदमी का वेट है उसका जो रेशियो हमारे पास है वो है 3:2 का। आदमी का जो वेट है उसका जो रेशियो है वो 3:2 का है। तो n1 की जगह पे mg और n2 की जगह पे mg माइनस a इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 2। m से m खत्म हो जाएगा भाई। एक बार इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो g माइनस a को उधर भेज दीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद ये कहानी बनती है 2g इज इक्वल्स टू 3g माइनस 3a। सो 3a इज इक्वल्स टू g। अरे यार, ये माइनस का 3a इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, ये 2g उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन विल बी इज इक्वल्स टू g बाय 3। ऑप्शन में है कोई ऑप्शन? देखो, हाँ बिल्कुल है सर, आंसर बिल्कुल मैच कर रहे हैं सर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट g बाय 3 इज द राइट आंसर। खत्म खत्म, क्वेश्चन खत्म भैया, कुछ नहीं बचा इसमें अब। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त हो गया है। छाप लिया सभी ने? बहुत टफ था ना ये क्वेश्चन? हाँ सर, बहुत टफ था ये। चलो चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। जैसा कि इन्होंने बोला है, यहां पे आप देख सकते हैं 3 मासेस है, 1 kg, 6 kg एंड 3 kg। They are connected to each other with the threads and are placed on a table as shown in figure. What is the acceleration with which the system is moving? ये पूरा सिस्टम कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा ये आपको बताना है साहब। मुझे जो लगता है, जो मैं सोचता हूं, सुनना, यहां पे लगेगा 1g नीचे की तरफ, यहां पे लगेगा 3g नीचे की तरफ, इसका लगेगा 6g नीचे की तरफ। साहब यहां पे 6 kg वाले का सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन है, तो उसके वर्टिकल फोर्स हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि 6 kg वाला हॉरिजॉन्टल मोशन करेगा। तो 6 kg का मोशन जब हॉरिजॉन्टल है तो इसके वर्टिकल फोर्सेस हमारे किसी काम के नहीं है। लेकिन वही मैं 1 kg और 3 kg की बात करूं तो ये वर्टिकल मोशन कर रहे हैं और इनके मैटर करते हैं बेटा। टेंशन इंटरनल फोर्स है। अगर आप इसमें निंजा टेक्निक लगाते हैं, जैसा कि अभी मैं लगाने जा रहा हूं, सुनता जाए ध्यान से, कौन सा फोर्स तुम्हारे हिसाब से बड़ा होगा यहां पे? सर इन दोनों में से तो मेरे हिसाब से 3g वाला जो फोर्स है वो ही बड़ा है, यानी कि सिस्टम नीचे ही जाएगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a। ये 6 kg आगे जाए, इधर आएगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a, और 1 kg ऊपर आएगा विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a। बेटा यही हो सकता है मेरे हिसाब से। तो अब सुनना बेटा, टेंशन जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। यहां से टेंशन T1 इधर, यहां से टेंशन T1 इधर, खत्म। यहां से टेंशन T2 इधर, यहां से टेंशन T2 इधर, खत्म। यहां पे अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो आप लगाते हो ड्राइविंग फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास
सर ड्राइविंग मतलब, अरे जैसे ड्राइवर होता है क्या करता है, बस चलाता है, गाड़ी चलाता है, वैसे ड्राइविंग फोर्स क्या करता है, डब्बों को चलाता है। इन ब्लॉक्स को चलाने का काम किसका है, ड्राइविंग फोर्स का। सर कौन सा फोर्स है जो एक्सेलरेशन दिलवा सकता है, 3G वाला। लेकिन सर ये 1G वाला जो है 3G के अपोजिट डायरेक्शन में है, ये रुकावट पैदा कर रहा है, तो माइनस का 1G अपॉन में टोटल मास, बस खत्म। देख लो ये चीज कितनी आसान है। बाकी आप पुराना तरीका लगा लो, 1 kg का पूरा FBD बनाना, 6 kg का FBD बनाना और 3 kg का FBD बना के फिर सॉल्व करना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक तरीका है जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ऐसी चीजें कंपटीशन में लगाना बेटा। ये सारी तरीके कंपटीशन में काम आते हैं। इससे पहले जैसे मैंने बताया था ना कि 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, 6 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, ऐसा बोर्ड एग्जाम्स में करना, ये कंपटीशन में चलता है। 1 + 6 + 3 बेटे हो जाएगा कितना, 20 डिवाइडेड बाय 10, बोले तो 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, खत्म कहानी। खत्म। तो भैया देखो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है। ऐसा नहीं होता कि यार हर बारी वैसे करें, कंपटीशन में तो खासकर ऐसा नहीं चलेगा। कंपटीशन चाहता है कि आप जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड कंपटीशन में हमने लगाया ड्राइविंग फोर्स। आप देख लीजिए सर 3G वाला फोर्स जो है, 3G वाला फोर्स जो है वो क्या कर रहा है, डब्बे को नीचे ला रहा है, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम मूव कर रहा है। लेकिन सर ये 1G वाला फोर्स सपोज भी कर रहा है। सर टेंशन कहां गए, अरे टेंशन अंदर अंदर है, टेंशन अंदर है, खत्म कर देंगे एक दूसरे को, दुश्मन है वो एक दूसरे के। देखो ना बेटा, यहां से ये टेंशन आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ये देखो, और यहां से टेंशन आ रहा है, ये ढिशुम ढिशुम खत्म। तो टेंशन इंटरनल फोर्स है, उससे कोई लेना देना ही नहीं है इस बात को। एक्सेलरेशन को टेंशन से कभी कोई लेना देना नहीं होता। आप देखना कभी ना कभी जब आप पूरा पूरा सॉल्व करते हैं इसको, वहां पे वो एलिमिनेट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है वो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हुआ सभी को। चले भाई, कंपटीशन में आएगा तो ही ऐसा काम करना है, बाकी तो आपको पता ही है, पूरा पूरा डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं बेटा। एक कंस्टेंट मोशन का क्वेश्चन है, जहां पे एक ब्लॉक है, यहां पे m मास का, एक रस्सी उसके साथ जुड़ी हुई है पुली के ऊपर होते हुए। इस रस्सी को आप आगे लेके जा रहे हो विद द वेलोसिटी ऑफ v। एक रस्सी को खींच रहे हो विद द वेलोसिटी ऑफ v। द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज, इस ब्लॉक की वेलोसिटी बताइए क्या होगी बेटा। इस ब्लॉक का वेलोसिटी क्या होगा ये आपको बताना है। ये जो ब्लॉक है इसका वेलोसिटी क्या होगा। साहब देखिए, ब्लॉक हवा में तो नहीं जा सकता, ब्लॉक सिर्फ मोशन कर सकता है सरफेस पे, हॉरिजॉन्टल वाला, तो मैंने बोल दिया वहां लीजिए। रस्सी में टेंशन आएगा T इधर की तरफ बेटा, यहां पे टेंशन T आ रहा है, यहां पे वेलोसिटी v' आ रही है। इन दोनों के बीच का एंगल जो बन रहा है वो है सर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। बेटा कंस्ट्रेंट मोशन के हिसाब से समीशन ऑफ टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर शुड बी 0। सब ऊपर वाले पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो टेंशन इधर लगेगा और वेलोसिटी इधर जा रही है ना। यहां पे बात करें तो टेंशन इधर लगेगा और वेलोसिटी इधर आ रही है, टेंशन इधर वेलोसिटी इधर, एंगल बिटवीन देम 180 डिग्री। यहां पे टेंशन ऊपर लगेगा, वेलोसिटी इधर लगेगा, एंगल बिटवीन देम 90 माइनस थीटा। सो टी v डैश cos ऑफ 90 माइनस का थीटा, टी v डैश cos ऑफ 90 माइनस का थीटा, और ऊपर वाले के लिए क्या करेंगे, प्लस का t इंटू वी cos ऑफ 180 डिग्री वुड बी 0। टी वी डैश साइन ऑफ थीटा माइनस का टीवी शुड बी 0। अरे cos 90 माइनस थीटा जो होता है, cos 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा होता है। सो टी वी डैश साइन थीटा इज इक्वल्स टू टी इंटू वी, टी से टी समाप्त हो जाएगा, और रही कहानी v डैश की तो v डैश हो जाएगा v अपॉन साइन थीटा। सो v डैश जो होगा वो हो जाएगा v अपॉन साइन थीटा, जो कि मुझे ऑप्शन बी में नजर आ रहा है, और यही है हमारा फाइनल आंसर। कंस्ट्रेंट की कहानी बड़ी प्यारी है बेटा, सिंपल सा तरीका होता है, फटाफट से छापने की प्रक्रिया को शुरू किया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर रहेगी बात सभी को, पक्का, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। भाई देखो छाप लिया होगा सभी ने,
तो आगे बढ़ते हैं और करते हैं समापन हमारे आज के इस सेशन का। देखिए भाई, उम्मीद करता हूं कि जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ये आपको बढ़िया तरीके से समझ आ रहे होंगे। कुछ क्वेश्चंस में मैंने निंजा टेक्निक इसलिए लगाई है क्योंकि आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस को कॉम्पिटिटिव लेवल पे कैसे किया जाए। बोर्ड लेवल पे आपको पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बना के स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, तो ही आपको नंबर मिलेंगे। कंपटीशन में कभी भी ऐसी चीजों की डिमांड नहीं की जाती। कंपटीशन में वो बस इतना बोलते हैं कि भाई तुम लोग सॉल्व कर दो, हमारे लिए काफी है, आंसर सही नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीजों का ध्यान रखिए। बाकी कोई भी दिक्कत आती है वीडियो में, कहीं भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए बेटा। वहां पे हमारी टीम अवेलेबल है जो आपकी बातें सुन रही है, आपकी समस्याओं को सुन रही है और वो समस्या मेरे तक आ रही है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली मिलेगा। बाकी भाई, वीडियो दोबारा देखना है तो YouTube पे हमारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है। मेन चैनल जो है हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का ऑफिशियल चैनल, वहां पे चले जाइए और प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को भाई यहाँ पे जो चीजें मिल रही है YouTube पे, जो हम आपको चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, इससे भी और ज्यादा चीजें चाहिए मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारे अद्भुत बैच में, जहां पे मैग्नेट ब्रेन्स ने अगेन आप लोगों के लिए कुछ सोच लिया है, कुछ बेहतर करने का सोच लिया है। और उनमें ये सारी चीजें तो एड ऑन है ही से, लेकिन इसके अलावा और भी ऐसी चीजें हैं जो शायद यहां पे मेंशन नहीं है अभी। तो भाई, अगर इस बैच के बारे में जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां पे जाइए। बैच के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। क्या सर ये सिर्फ हिंदी मीडियम में ही होगा या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है, या कैसे जो भी सब्जेक्ट को रिलेटेड इशू है, सर क्या होगा इसमें, कैसे पढ़ाया जाएगा, कैसे क्लासेस रहेंगी, हर एक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। आप जाके चेक कर लीजिए, एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। इन केस अगर आपको प्रॉब्लम होती है उसमें भी, आप नहीं समझ पा रहे चीजों को, तो भाई आप देखिए नीचे एक पट्टी चल रही है और इसमें कॉर्नर पे रेड कलर में एक नंबर लिखा है बेटा, लाल डब्बा बना है कोने पे, उसमें एक नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर पे कॉल कर लो, हमारी टीम से डायरेक्टली बात हो जाएगी और बैच को लेके जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी क्वेरीज हैं बेटा, वो सारी पूछिए, वो हमारी टीम आपको पूरी सपोर्ट करेगी, पूरा हेल्प करेगी इसमें। और ट्रस्ट में गाइस, ये जो चीजें आपको इस बैच में मिलने वाली है वो शायद आपको आज तक कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिली होंगी। तो बेशक ये बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इवन मैं तो कहूंगा अपने दोस्तों को भी बता दो, जाके उनको बोल दो कि भाई अब कुछ नया आने वाला है, कुछ नया होने वाला है मैग्नेट ब्रेन्स पे, और ये जो नया होगा ना, ये फिर से इतिहास रचेगा और आपके सिलेक्शन रेट्स को और बढ़ाएगा बेटा। ठीक है, तो एक बार जरूर चेक कीजिए इस बैच के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में और कुछ और बातें करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, फिर एक नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो जो भी बातें होंगी देखेंगे, समय आने पे सब पता चलेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।